हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 11 हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल, रिटन बाय नेताली ट्रेवरॉय। आई थिंक नेताली की स्पेलिंग एन है या एन है, आप कंफर्म कर लीजिएगा। इसमें आपको दोनों पार्ट्स दी जाएंगे। एक्चुअली द चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स रिटन बाय नेताली। The first part has been taken from Landscape of the Soul. Landscape of the Soul, पूरा नाम इसका है लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग। यानी चाइनीज पेंटिंग में क्या एथिक्स है, क्या स्पिरिचुअलिटी है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा फर्स्ट पार्ट में। और जो सेकंड पार्ट है, द सेकंड पार्ट इज फ्रॉम गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। वो पार्ट का नाम है गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। और ये एक आर्टिकल है रिटन बाय बृंदा सूरी, जो हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल लिखे थे गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। तो दो पार्ट इसमें है। दोनों पार्ट आपको इस स्टोरी में, इस वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। मैं स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं कि स्टोरी को इमेज के माध्यम से समझेंगे हम, ताकि स्टोरी आपको आसानी से समझ में आ जाए। कुछ चीज़ें आपको इसमें हैं जो परेशान करेंगी, जो समझ में नहीं आएंगी, जो टीचर आपको समझा नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए आपको खुद को थोड़ा मेंटली आपको यहाँ पर मजबूत करना होगा ताकि आप इस स्टोरी को आसानी से समझ सको। क्या दिखता है, जो पेंटिंग में दिखता है क्या वैसा ही होता है, या जो होता है वो दिखता नहीं है? आपको बहुत सारी चीजें इसमें आपको समझने को मिलेंगी। बस आप दिल दिमाग को खोल करके रखिएगा ताकि आपको स्टोरी समझ में आ जाए। मैं भरपूर कोशिश करूंगा आपको समझाने की, बट आपका भी दायित्व है समझने की। स्टोरी कंफर्म करेंगे, उसके अलावा आपको जो क्वेश्चंस है आपके बुक में, उसका सोल्यूशन आपको दी जाएगी वीडियो के एंड में। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी आपको इसमें रखा गया ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा मटेरियल यहाँ मिल जाए, आपको कहीं से कुछ भी यहाँ वहां ढूंढना ना पड़े। संपूर्ण यहाँ पर आपको ज्ञान दी जाएगी इस लेसन की। तो चलते हैं स्टोरी को कंफर्म करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है महोदया से। पहले हम नेताली ट्रेवरॉय के बारे में बात कर ले, जो राइटर है इस लेसन की, दोनों पार्ट के। इनका जन्म आप देख सकते हो, ये 1975 में हुआ था। अभी भी हैं ये जीवित। ये वाइफ हैं इस समय जो बेल्जियम के एम्बेसडर हैं, जो इंडिया में रहते हैं, उनकी ये वाइफ हैं। यानी कि एक पॉलिटिशियन की वाइफ आप कह सकते हो। ये वेरियस सिटीज़ में ये ट्रेवल कर चुकी हैं दुनिया के। इंडिया में भी थी कुछ दिन। और ये चूँकि बहुत सारे कल्चर को यहाँ बताती हैं, बहुत सारे कल्चर्स के बारे में ये ट्रांसलेट करके आपको दिखाना चाहती हैं कि किस देश में कौन सा कल्चर चलता है, उस कल्चर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सिटी ऑफ जिन्न जो इनकी एक बुक थी, जो ट्रांसलेट की थी इन्होंने विलियम डैरेम्पल महोदय की, उनके कारण, इस ट्रांसलेशन के कारण ये प्रसिद्ध हुई थी, लाइमलाइट में आई थी ये। तो अब की बार इन्होंने सोचा है कि ये अगली प्लानिंग जो होगी वो ओल्ड दिल्ली के आर्किटेक्चर, जैसे कि जामा मस्जिद और चांदनी चौक के बारे में भी लिखेंगी, दुनिया को बताएंगी कि ये चीज़ें क्या है, दुनिया को अपने इस इंडिया के, दिल्ली के कल्चर के बारे में भी रूबरू करवाएंगी ये महोदया नेताली ट्रेवरॉय। तो चलते हैं स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है चीनी चित्रकार, यानी कि चीनी पेंटर, जिनका नाम था वू जाओजी। ये है वू जाओजी। इनके बारे में जो 8वीं सदी में रहते थे, 18th सेंचुरी में रहते थे, एक आश्चर्यजनक कहानी इनके बारे में प्रचलित है। उस समय चीन के जो सम्राट थे, टैंग डायनेस्टी के सम्राट जो थे, वो थे ये महोदय जुआंगजोंग। जुआंगजोंग महोदय जो थे वो राजा थे टैंग डायनेस्टी के, उस समय चाइना के। इन्होंने कहा अपने उस चीनी पेंटर से कि मेरे महल में दीवार पर पेंटिंग बना दो। उस बंदे ने, चूंकि राजा का फरमान, उसने पेंटिंग बनाना वू डाओजी ने शुरू कर दिया। यह उस पेंटर की अंतिम कलाकृति थी, यानी कि मिस्टर डाओजी की ये लास्ट पेंटिंग थी। उसने अपने पेंटिंग को एक पर्दे के पीछे पूरा किया। उसे केवल और केवल सम्राट ही देख सकता था। सम्राट ने जब देखा जंगलों के, पर्वतों के, वाटरफॉल तथा मेघों, पहाड़ी रास्तों पर जा रहे मानव और आकाश में उड़ते पक्षियों के दृश्यों को जब देखा तो उसकी बहुत सराहना की कि तुमने वाह क्या बनाया है। पर्वत की तलहटी में बनी एक गुफा। राजा बहुत खुश हुए, राजा ने बहुत बड़ाई किया, लेकिन आपको यहां बताया जा रहा है कि क्या जो वास्तव में दिखता है सिर्फ उसी की बड़ाई चाहता है पेंटर, या पेंटर कुछ और चाहता है। फिलहाल अलग देश के पेंटर अलग अलग सोच रखते हैं, इसलिए आपको पहले चाइनीज के बारे में समझा दूं मैं, फिर यूरोपियन के बारे में समझाऊंगा। चाइनीज का मतलब है एशिया की और यूरोपियन का मतलब यूरोपियन। तो आप दोनों को कंपेयर करके सुनिएगा, समझिएगा। तो चाइना के जो ये पेंटर ने पेंटिंग बनाई, उसके कलाकृति को देख करके राजा ने, जो हमारे महोदय जुआंगजोंग हैं, इन्होंने बड़ी सराहना की। लेकिन जब उस बंदे ने पर्वत की तलहटी में बनी एक गुफा में, उस चित्रकार ने बताया
कि वहां किसी प्रेतात्मा का वास है, भूत का वास है। इस महोदय ने बताया कि महाराज ये जो है ना, यहाँ पर भूत का वास है, प्रेतात्मा का वास है। इसने ताली बजाई और ये दरवाजा खुल गया, सिम सिम दरवाजा खुल गया। इसने कहा अब मैं अंदर चलता हूं महाराज, आप भी मेरे पीछे पीछे आइए। ये अंदर चला जाता है। सम्राट को भी पीछे कहने के लिए बुलाया, पर सम्राट लेट हो गए और सम्राट के पहुंचने से पहले जो द्वार था इस गुफा का वो बंद हो गया और दीवार पर बना चित्र भी उसके साथ साथ गायब हो गया। ये तो लग रहा है हातिम टाइप का सीरियल चल रहा है। तो जैसे हातिम ताई या अलिफ लैला या टाइप के सीरियल्स होते हैं जो फिगर में भी लोग चलते हैं, ये आपने हैरी पॉटर में भी देखा होगा, फिगर में चलते हैं कुछ चीजें। ये महोदय फिगर में एंट्री मारे, फिगर गायब। उसके बाद न कलाकार दिखा, न कलाकार की वो अंतिम कलाकारी दिखी। ऐसी कहानियां प्रचलित हैं चाइना में। ऐसी ही कहानियां चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस के बारे में भी प्रसिद्ध है। ये है कन्फ्यूशियस, में थोड़ा सा आपको कंफर्म कर दूं दिखा करके, वरना आप कन्फ्यूशियस को कंफ्यूज कर लोगे या कंफ्यूज हो जाओगे। ये है कन्फ्यूशियस। ये चीन के महान दार्शनिक कहे जाते हैं जो टैंग डायनेस्टी में ही हुए थे। आप इनके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, ये विकिपीडिया से लिया हुआ है मैंने। तो ऐसी कहानियां चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस और जुआंगी के बारे में भी लिखित पुस्तकों में आम मिल जाती है कि ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। पेंटर ने पेंटिंग बनाई और क्या क्या हो गया। तो कन्फ्यूशियस और जुआंगी जो ये दो महोदय हैं, आप देख सकते हैं इनको, ये भी जो है चाइना के ही हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी पुस्तकों में ऐसे आश्चर्यजनक चीजें आम होती हैं। वे दर्शाते हैं कि उस प्राचीन समय में चीन में कला को किस दृष्टि से परखा जाता था। आपको भी परखना है, यहाँ पे आपकी भी परख जो है वो जौहरी जैसी होनी चाहिए, वरना आप समझ नहीं पाओगे स्टोरी को। तो कला को परखने का एक अलग नजरिया होना चाहिए। इसके विपरीत एक पश्चिमी जगत, अगर हम वेस्टर्न कल्चर, यूरोपियन कल्चर के चित्र को लें, तो वहां पर एक प्रसिद्ध चित्रकार जो फ्लैंडर्स का निवासी था। अभी तो आपने चाइना के बारे में देखा, चाइना के दो फिलोसोफर के बारे में सुना कि ऐसी कहानियां प्रचलित है, विस्मयकारी। अगर हम यूरोप में जाएं, वेस्टर्न में जाएं, वहां देखें तो वहां एक चित्रकार जो फ्लैंडर्स का निवासी था। फ्लैंडर्स ये है, अगर आप देख पा रहे हो तो व्हाइट कलर में लिखा है फ्लैंडर्स। फ्लैंडर्स जो है वो बेल्जियम में है। ये महोदय अभी आपको जो मैंने बताया, जो एम्बेसडर की वाइफ है बेल्जियम की, वो वहीं की हैं। तो ये फ्लैंडर्स के बारे में बात करती हैं कि वहां पे ड्रैगन का उस पेंटर ने, महान पेंटर जो फ्लैंडर्स का था, नाम नहीं पता उसका, बुक में भी नहीं है, उसने ड्रैगन का एक चित्र बनाया, पेंटिंग बनाई, लेकिन आंख नहीं बनाया उस ड्रैगन का। उसे भय था कि कहीं इसकी आंख अगर बना दूंगा मैं, ये देखना अगर शुरू कर देगा ये ड्रैगन, आंख खुली होगी अगर इसकी, तो वो चित्र से बाहर निकल आएगा। सोचो आप, ये कलाकार की कलाकारी थी कि कहीं वो देख ना ले और चित्र से बाहर ना आ जाए, इसलिए वो नहीं बनाता है आंखें। मुझे नहीं समझ में आता कि चाइना, बेल्जियम, ये आसपास के लोग जो होते हैं वो ड्रैगन्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। अगर ये इंडिया के पेंटर ने बनाया होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देता। क्या वो लॉयन को बनाता, टाइगर को बनाता, किसी मोर टाइप के किसी पक्षी को बनाता, उसकी आंखें नहीं रखता, या कुछ और। फिलहाल इसने तो ड्रैगन को बनाया। यह कहानी पश्चिमी कला जगत की चित्रकला को दर्शाती है, यानी कि ये यूरोप की कला को दर्शाने वाली चीज है। तीसरी कहानी जो है, तो पहला आपने चाइना की देखी, दूसरी आपने ये फ्लैंडर्स के निवासी की देखी। तीसरी जो स्टोरी है वो 15वीं सेंचुरी के एंटवर्प की है। ये फ्लैंडर्स आपने भी देखा, वहीं पर ये है एंटवर्प, क्योंकि ये महोदय वहीं की हैं, इसलिए वहीं की स्टोरी को ये उठा करके रख रही है। एंटवर्प की है, वहां एक लुहार था जिसका नाम था क्विंटन मैट्सिस। ये है क्विंटन मैट्सिस, जो बाद में बहुत फेमस पेंटर हो गए, लेकिन ये वास्तव में एक लुहार थे, एक ब्लैक स्मिथ थे। इनको एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया। ये है पेंटर की बेटी, इनसे प्यार हो गया इस महोदय क्विंटन मैट्सिस को। अब ये गया इनके फादर के पास, इनके फादर के पास जाता है, कहता है कि मुझे शादी करनी है। बट पिता ने इनके इस प्रस्ताव को ये कह के ठुकरा दिया कि तुम्हारा जो धंधा है ना, जो काम करते हो ना, ये निम्न कोटि का है, घटिया टाइप का काम है ये। उस समय लोग ऐसे ही मानते थे, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकता। इस कारण से क्विंटन जो था वो बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि मैं क्या करूं, इसलिए वो एक बार पेंटर के स्टूडियो में चला जाता है और वहां जो पेंटर ने एक चित्र पटल रखा है, जो ये रखा हुआ है, स्टैंड रखा हुआ है पेंटिंग करने के लिए, वहां वो इतनी बारीकी से एक मक्खी बनाता है, एक डोमेस्टिक फ्लाई बनाता है। वो क्विंटन मैट्सिस जो लुहार होता है, उसको भी पता नहीं कहां से पेंटिंग आ गई थी। उसने इतनी बारीकी से बनाया कि वो वास्तविक दिख रही थी। जब चित्रकार आया, उसने देखा, उसको लगा कि ये तो मेरे ये चित्र पटल पर, ये मेरे इस फ्रेम पर
कोई मक्खी बैठी हुई है, वाह अलग बात है ये बड़ा बन गया है बट ये छोटी थी, तो उसे लगा कि ये बैठी हुई है और वो उड़ाना चाहता था, लेकिन जब उड़ाया और नहीं उड़ा तब उसे समझ में आया कि भैया ये इस नज़रिए से जो मैं देख रहा हूँ वो उस नज़रिए से नहीं किसी और नज़रिए से बनाया गया है, नज़रिए का फ़र्क है। अब उसको समझ में आया और जब उसने पूछा तो बताया गया कि मैथ्सिस ने बनाया है। उसने मैथ्सिस को बुलाया, ये महोदय, उसने कहा कि भाई आप तो मेरे शागिर्द बन जाओ, मैं आपको अपना शागिर्द बनाता हूँ। और फिर इन्होंने अपनी लड़की के साथ क्विंटन की शादी कर दी। साथ ही वो अपने समय के सर्वाधिक, बाद में आपको बताया मैंने कि सर्वाधिक विख्यात चित्रकारों में से एक बन गया ये बंदा, ये गोल्डस्मिथ, ये लुहार, फेमस इतना बन गया। तो ये दोनों कहानियां दिखाती हैं कि कला का क्या लक्ष्य होता है। यूरोपीय कला आपने देखा, वहां वास्तविक चित्रित करने में माहिर होते हैं लोग। ये इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, आपके बुक में लिखा होगा इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, ये क्या होता है मैं आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, मैं वहां लिखा हूं। तो यूरोपीय कला जो होते हैं वो वास्तविकता को चित्रित करने में माहिर होते हैं, वे वास्तविक चीजों को रखते हैं। पर एशियन कला में उनका लक्ष्य होता है आंतरिक जीवन, वो आंतरिक जीवन में जाना चाहते हैं, वो आत्मा का चित्रांकन करना चाहते हैं। तो यूरोपीय कला वास्तविक को बनाता है और एशिया के जो होते हैं, जो चाइना का होता है, वो अंतरात्मा तक जाने की बात करता है। जैसे आपने भी देखा, अगर आपको मैं समझाऊं तो चीनी कहानी में सम्राट जो था वो चित्र के बाहरी रूप की प्रशंसा करता है, पर कलाकार उसे चित्र का गूढ़ समझाना चाहता है, गूढ़ अर्थ वो चित्र में एंटर करना चाहता है अपनी आंखों से, दिल से, दिमाग से। सम्राट तो अपने जीते गए देशों पर शासन कर सकता है, पर केवल कलाकार ही विश्व के रहस्यों का उद्घाटन कर सकता है। उस उद्घाटन करने के बाद उसके अंदर प्रवेश कर सकता है, वो इतना अंदर तक, गहराई तक रहस्यों पर शासन कर सकता है। एक शास्त्रीय या अति प्राचीन चीनी, अगर हम कोई लैंडस्केप ले, मान लीजिए ये चीनी पेंटिंग है, ये भूदृश्य प्रदेश जो है, देखिए लैंडस्केप को हिंदी में कहते हैं भूदृश्य प्रदेश। तो लैंडस्केप वास्तविक रूप पेश नहीं करता, चीनी जो लैंडस्केप होता है वह वास्तविक रूप पेश नहीं करता है। जैसा कि अभी आपको मैं समझाऊंगा वास्तविक रूप क्यों पेश नहीं करता। जैसा कि यूरोपीय चित्र पेश करते हैं, ये यूरोपीय चित्र है। यूरोपियन पेंटर चाहता है कि आप उस दृश्य को ठीक उसी दृष्टि से देखें जैसा कि उसने देखा था, एक विशेष कोड से। मैं आपको समझाऊं, अगर ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यूरोपीय जो पेंटर होता है वो चाहता है कि आप उस पेंटिंग को पेंटर के नजरिए से देखें, तभी समझ पाओगे। ये है, आप समझो, आप देखो, आपको 2 मिनट समझ में नहीं आएगा ये पेंटिंग में है क्या चीज। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ये कुएं में झांक रहे हैं या छत से झांक रहे हैं या कहीं और से। ये यूरोपियन पेंटिंग है, आप इसे तब समझ सकते हो जब यूरोपियन पेंटर की नज़र से इसे देखोगे, अलग कोण से देखोगे इसे। आप दूसरा भी देख सकते हो, आपको लगेगा धारा बह रहा है, आंखों से पानी बह रहा है, नदी से पानी बह रहा है, आंख कैसे बन गया है नदी में। आपको शायद 2 मिनट देखने के बाद समझ में आए ये है क्या चीज़। ये यूरोपियन पेंटर की पेंटिंग है। एक और पेंटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, लियोनार्डो दा विंसी का लिखा हुआ, विंची का बनाया हुआ मोनालिसा। शायद आपको अंदाजा नहीं है, इसमें मोनालिसा की जो पेंटिंग का रेट है, प्राइस है, आप कह सकते हो उसको इंश्योरेंस प्राइस, वो $850 मिलियन है। $850 मिलियन। अगर मैं कैलकुलेशन करना जानता हूं तो मुझे लगता है ये होगा 68 अरब रुपए, 68 अरब, करोड़ नहीं अरब रुपए की कीमत का एक पेंटिंग। आपको क्या लगता है कि आपको अगर ये खरीदना हो, मुझे लगता है ये 50 रुपए में आप खरीदना नहीं चाहोगे। आप सोचोगे 10 का मिलता है हमारे यहाँ, 10-20 का, हम वही लगा करके कमरे में बस ऐश करेंगे। हम कौन जाएगा सोचने, आप खरीदने की तो हम आपकी औकात नहीं है, बट ये है कि हम सोचना भी नहीं चाहते 68 अरब रुपए की पेंटिंग को। क्या है इस पेंटिंग में शायद हम आप नहीं समझ सकते, बट पेंटर की दृष्टि से अगर आप देखना चाहोगे, समझना चाहोगे, तो आपको समझ में आएगा ये मोनालिसा का जो पेंटिंग है, जो लियोनार्डो ने बनाया है, वो क्या बनाया है, किस दृष्टिकोण से बनाया है, वो आप तब समझ पाओगे जब आप उस दृष्टि से समझना चाहोगे। जबकि चीनी दृश्य ये यथार्थवादी नहीं होता है, आप इनके किसी भी बिंदु से प्रवेश कर सकते हो। आप चाहोगे देखना ये घोड़ा है, तो ये पक्षी है, ये औरत बैठे हैं, ये पानी है, ये घर है, आप नॉर्मली देखोगे तो आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कलाकार तो आपकी दृष्टि के लिए एक आराम से घूमने फिरने हेतु एक मार्ग बना देता है कि आप जिस तरीके से घूमना फिरना चाहो, जिस तरीके से देखना चाहो पेंटिंग को देख सकते हो। इस विधि को कहता है, राइटर कहती हैं कि चीन के गोल लिपटे कागज पर जो चित्र बने होते हैं आप साफ साफ देख सकते हो। आपको इसके अंदर समय का गैप दिखेगा। दर्शक की सहभागिता शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से होती है। लगता है कि दर्शक जो है वो इसमें खुद मानसिक रूप से वो इस स्टोरी में है, वो शारीरिक रूप से देखता है कि हाँ ऐसा घर होता है, ऐसा मैंने देखा है, मेरे यहाँ भी होता है, ऐसा आपको नॉर्मल लगेगा। आपको आंतरिकता की फील होगी। कारण ये है कि यह दृश्य अंतरात्मा की होती है, आपको दिखता है। लेकिन जो यूरोपियन बनाते हैं वो दिखता नहीं है, वो समझना होता है, वो परेशान करने वाली चीजें होती हैं, आपको कम समझ में आती है, या आप उस दृष्टि से जब देखोगे जिस दृष्टि से पेंटर ने बनाया है तब समझ में आएगी। अगर इस धारणा को हमें समझना है तो इस धारणा को हम सेंसुई से समझ सकते हैं। सेंसुई भी समझना थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो। एक्चुअली सेंसुई का मतलब होता है पर्वत जल। आपको मैंने यहाँ लिखा हुई है, आप स्क्रीनशॉट से आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हो इसको। थोड़ा बड़ा अगर मैं करना चाहूँ, अगर करूँ मैं तो ये सेंसुई, इसका अर्थ होता है पर्वत जल। यह दोनों शब्द मिलकर किसी लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करते हैं। लैंडस्केप, आप इसको बड़े आराम से सुनिएगा। ये दो पारस्परिक पूरक ध्रुव हैं, ये टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स होते हैं। दो होते हैं इसके, ऊपर उठा पर्वत, जिसे यांग कहते हैं। देखिएगा क्या है ये, यांग ऊपर उठा पर्वत है जो वर्टिकल है, और यिन जो है वो जल है जो हॉरिजेंटल है। देखिएगा ध्यान से, ये वर्टिकल है, पहाड़ वर्टिकल है, ऊंचाई तक जाती है, और ये जो यिन है वो हॉरिजेंटल है, ये जल है, शीतल है, ये धरातल की ओर जाती है, ये समतल है। सुनिएगा, धरती का फैला हुआ भाग है ये जल, सीलन युक्त है और ठंडा है, और ये मादा है। यानी कि जो यिन है वो मादा है। जीवन को देखिएगा, नर मादा, यानी कि मानव और औरत के बारे में भी बता रहा है ये चित्र आपको। यांग जो है वो मेल है, यिन जो है वो फीमेल है, पर्वत जो है वो मेल है, उसमें शक्ति है, ऊर्जा है, उसमें कुछ और भी चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ रखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। यिन जो कि एक फीमेल को रिप्रेजेंट करती है, यांग जो कि एक मेल को रिप्रेजेंट करता है। ये निगेटिव है, फीमेल है, नाइट है, पैसिव है, मून है, इंट्यूटिव है, कोल्ड है, सॉफ्ट है, पॉजिटिव, मेल डे, एक्टिव, कुछ इस तरीके से समझाया मैंने आपको, कोशिश करिएगा समझने की। तो ये एक लैंडस्केप है, एक लैंडस्केप, एक ऐसा लैंडस्केप जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को मैच करता है। स्वीकार करने वाली बात यह है कि जो मादा होती है, जो मादा और जो वो सक्रिय होती है, ये दोनों के बीच में एक और गैप आती है, एक और दुनिया भी है जो विश्व की ऊर्जा के स्रोत हैं। एक तीसरा तत्व है इनके बीच का क्षेत्र, और वो है इन दोनों ऊर्जा के तत्वों का मिलन। जो यहाँ होता है इन दोनों के तत्वों का मिलन, स्त्री पुरुष के तत्वों का मिलन, हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल तत्वों का मिलन, पहाड़ और नदी का, जल का मिलन। ये आवश्यक है, बताता है यहाँ पे, बता रही है कवि हमारी कि आवश्यक भी है इनका मिलना। इसी कारण जो चीनी जो लैंडस्केप होते हैं ना, वो बीच में खाली स्थान छोड़ जाता है। यह वह क्षेत्र है, ये बीच का वो क्षेत्र होता है जहाँ मनुष्य की भूमिका प्रमुख रूप से होती है। वह तो धरती के दोनों छोरों ध्रुव के बीच एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। वह तो एक नयन गोचर दृश्य का आंख है। यानी अगर आपको समझनी है सेंसुई को, तो आपको समझना होगा ये वर्टिकल, ये मजबूत, ये ताकतवर, ये मेल वर्जन यांग का होता है, और ये शीतल, ठंडा, कोमल यिन फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। दोनों के मिलने से, दोनों के मिलन से विश्व का निर्माण होता है। दोनों के मिलने से एक ऐसी अभिव्यक्ति को दर्शाया जाता है यहाँ पे कि जो बताता है कि इनके बीच में एक ऐसी संवाद होती है जो नॉर्मली आपको दृष्टिगोचर हो जाएगी, आप आराम से इसे देख सकते हो। ये इसमें मनुष्य जो है वो प्रमुख भूमिका निभाता है। चलते हैं आगे, दूसरा पार्ट में शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट है ये है जीन डुबुफेट, जो फ्रेंच पेंटर हैं। आपने जो अभी देखा यूरोपियन और चाइना के पेंटिंग को, वो पेंटर थे, उन्होंने मेहनत करके पेंटिंग की थी। लियोनार्डो दा विंची के बारे में मैंने एक कहानी पढ़ी है, मैं आपको वो नहीं सुना सकता क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, बट मैंने सुना था कि वो 33 सालों के परिश्रम के बाद एक पेंटिंग को अगर बनाते जो 10 मिनट में बनती, उसकी कीमत नॉर्मली 10 करोड़ होती। 33 सालों के मेहनत के बाद, 33 सालों के पेंटिंग करने के बाद 10 मिनट की पेंटिंग इतने रुपए कमा करके उनको देती।
क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी। तो चाइना और यूरोपियन में आपने देखा, बट ये जो स्टोरी है, जो दूसरा सेकंड पार्ट है, ये बिल्कुल अलग है। इसमें पेंटर जो है उसको कुछ नहीं आता, उसने कहीं पेंटिंग की कला किसी से नहीं सीखी, कोई इंस्टीट्यूट, कोई एकेडमी, कोई स्कूल पेंटिंग का नहीं उसने कभी किया। तो दूसरे भाग में लेखक जो है वो आर्ट ब्रूट के बारे में बात करता है। देखिए, आर्ट ब्रूट के बारे में बात करता है। ये फ्रेंच टर्म है जिसका ट्रांसलेट का मतलब होता है रॉ आर्ट, कच्चा माल, कच्चा कला, जो फ्रेंच आर्टिस्ट जियान जुबफेट ने किया। एक्चुअली ये क्या होता है मैं आपको समझाऊं। इसका अर्थ होता है उन लोगों की कला जिनके पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वे कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करते हैं, फिर भी प्रतिभा और कलात्मक अंतर्दृष्टि दिखाते हैं। वे ऐसे कलाकार हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। उनके काम उनके पूर्ववर्तियों से बिल्कुल अलग है। यानी कि पेंटर जो होते हैं, जो सीखते हैं, वो पहले के लोगों की तरह काम करते हैं, उनकी पेंटिंग पहले की लोगों से मैच करती है। बट ये जो लोग होते हैं, जो आर्ट ब्रूट होते हैं लोग, इनको कलाकारी सिखाई नहीं जाती है, ये सीखते हैं और इनकी कला लोगों से बिल्कुल अलग होती है। आर्ट ब्रूट का सीधा मतलब होता है कि ऐसी कला जो कच्ची कला होती है, यानी ऐसे कलाकार जो कभी किसी एकेडमी में सीखे नहीं हैं, वो अपने आप से ऐसा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये उनकी प्रतिभा है, ये उनकी कलात्मक अंतर्दृष्टि है। ये परंपरागत नहीं होते, ये अपरंपरागत होते हैं, ये अलग बनाते हैं कुछ ऐसा जो दुनिया नहीं बना सकते। तो इस स्टोरी में लेखक जो है वो नेक चंद के बारे में बताता है। ये नेक चंद हैं, नेक चंद के बारे में आप देख लीजिए। ये ऐसे बंदे हैं जो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण किए हैं, जहां ब्रूट आर्ट की बात की गई है। आर्ट ब्रूट या ब्रूट आर्ट की बात की गई है। तो आर्ट ब्रूट या ब्रूट आर्ट का मतलब होता है कि ऐसा कलाकार, ऐसा कलाकारी जो नॉर्मली कहीं प्रशिक्षण लेकर के नहीं आता। उसकी जो पेंटिंग होती है वो कुछ अलग होती है, कुछ यूनिक होती है। तो नेक चंद भी उन्हीं में से एक है। इसी के कारण भारत सरकार ने इनको पद्मश्री का पुरस्कार दिया था 1984 में। इनका जो चंडीगढ़ में है, ये देखिएगा, रॉक गार्डन के नाम से मशहूर है चंडीगढ़ में। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इन्होंने पेंटिंग बनाई है, कुछ इस तरीके से इन्होंने कलाकारी की है। ये अलग तरीके से कलाकारी है और ये रॉ मटेरियल हैं, ये वेस्टेज हैं। ये चूड़ी, टूटे हुए मिरर, टूटी हुई जो चीज़ें होती हैं और भी फर्नीचर के या जो भी वेस्टेज होते हैं, तो वेस्टेज का बनाया जाता है। ये वेस्टेज का ये बनाते हैं मूर्तियाँ। इनकी कलाकारी बहुत यूनिक होती है, लोग देखने के लिए वहाँ आते हैं। ये मूर्तियाँ जो नेक चंद ने बनवाई है वो कुछ अलग बयां करती है। तो ये आर्ट ब्रूट की अभिव्यक्ति है, बताती है कि कैसे एक पेंटर जो कभी सीखा नहीं, कभी कहीं से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वो भी कुछ ऐसा बना सकता है कि उसका नाम दुनिया के किन्हीं न किन्हीं महान व्यक्तियों के बीच में ली जा सकती है। तो ये स्टोरी खत्म होती है यहाँ पे। हम चलते हैं सोल्यूशन देने आपको। क्वेश्चन आंसर ये है, पेज नंबर 34 आपके बुक का सोल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी ये पूरी की पूरी स्टोरी। अलावा उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। लैंडस्केप ऑफ द सोल, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ये टॉकिंग थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है। और ये है एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए रखा है, जो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे लिख जरूर लीजिएगा। ये फोर्थ क्वेश्चन है इसका। इस तरीके से स्टोरी खत्म होती है, हमारे क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला खत्म होती है। आशा आपको ये कहानी समझ में आई होगी। समझ में अगर नहीं भी आई होगी एक बार स्टोरी, तो आप दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको फिर से मैं वही कहूँगा, आप लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।